मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट यूनिट कल कंप्लीट भी कर दिया था। आज हम सेकेंड यूनिट पे आने वाले हैं। सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट कर दिया था आई थिंक, यस। आप लोगों को थोड़ा सा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस के बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था, चेंज के बारे में बताया था। अब वही चार चीजें एक बार चेंज के बारे में पढ़ते हैं। कल आपको दो चीज क्या बताई थी? हम लोग अभी तक क्या पढ़ते थे? प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड पे क्या असर पड़ता है, या प्राइस के अलावा बाकी चीजों में चेंज होने के कारण डिमांड कर्व पे क्या असर पड़ता है, बढ़ता है कि कम होता है। ये हमने पढ़े थे। आज क्या पढ़ेंगे? डिमांड कर्व में चेंज होने के कारण प्राइस पे क्या असर पड़ता है, ये हमको पढ़ना है। सिंपल। इंक्रीज इन डिमांड का क्या असर होगा, डिक्रीज इन डिमांड का क्या असर होगा, इंक्रीज इन सप्लाई का क्या असर होगा, डिक्रीज इन सप्लाई का क्या असर होगा। सिंपल। समझ आई बात? अरे हाँ कि ना? तो चलो चार चीजें देखते, बहुत सिंपल है। पहला है इंक्रीज इन डिमांड, दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। डिक्रीज इन डिमांड, दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। Increase in supply, rightward shift in supply. Decrease in supply, leftward shift in supply. Simple. चलिए देखते हैं एक एक। पेज नंबर 4.13 निकालिए आपके बुक के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों इंक्रीज, ध्यान दो प्लीज। इंक्रीज इन डिमांड की हम लोग बात करते हैं, ठीक है? ये हमारा कर्व है, यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखते हैं, यहाँ पे हम प्राइस लिखते हैं। ये मेरा डिमांड कर डी, ये मेरा सप्लाई कर एस। अब मुझे क्या करना है? इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड कर नया बनाता हूं D1 टूवर्ड्स राइट साइड, ठीक है? सप्लाई उतना ही है, डिमांड कर नया बनाया टूवर्ड्स राइट, D1। पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था बेटा? ये था सर पहले आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये था सर आपका प्राइस, ये थी आपकी क्वांटिटी। अब क्या हो गया? P1 Q1। डिमांड के राइटवर्ड शिफ्ट होने से क्या होता है? और सप्लाई उतनी के उतनी है, पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी है। डिमांड पहले DD थी, अब D1 है। बोलो क्या हुआ? सर डिमांड तो बढ़ी ऑब्वियसली, क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन प्राइस भी बढ़ा। ये प्राइस इसीलिए बढ़ा कि सप्लाई नहीं बढ़ी। आई बात समझे? सप्लाई नहीं बढ़ी साथ में, इसीलिए प्राइस बढ़ गया। हाँ कि ना? वापस बोलू, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी के उतनी। सप्लाई कहाँ बढ़ा है? मैंने सप्लाई को छेड़ा ही नहीं ना। पहले डिमांड DD थी, अब डिमांड बढ़ गई, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर। इस कारण से जो क्वांटिटी तो बढ़ी प्लस प्राइस भी बढ़ गया। देख लो, अब प्राइस क्यों बढ़ा? क्योंकि सप्लाई नहीं बढ़ी। अगर मान लो ऐसे सप्लाई भी बढ़ा देते तो क्या होता? कोई टेंशन नहीं था सर, ये प्राइस उतना के उतना रह जाता। लेकिन हमने सप्लाई बढ़ाया नहीं। हमने कौन सा केस देखा है अभी? सिर्फ कौन सा केस देखा है? ओनली राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड का हम लोग केस देख रहे हैं। बराबर है? हाँ कि ना? चलिए ठीक है। एक चीज और इसके अंदर, एक बार ये देखिए आप, मैं एक पढ़ा देता हूं ताकि पढ़ भी लेते हैं, ताकि हमको बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक पढ़ लिए समझ आ जाएंगे। इन फिगर 8 द ओरिजिनल डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड इज DD एंड सप्लाई कर्व इज SS। ये आपका DD ओरिजिनल कर्व है, ये SS आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। एट इक्विलिब्रियम प्राइस OP डिमांड एंड सप्लाई इक्वल टू OQ। यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, OQ आपकी डिमांड सप्लाई। नाउ सपोज मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। कंज्यूमर के पास पैसे बहुत आ गए, एंड वी विल सी दैट द डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम D1 शिफ्ट टू D1 एंड सप्लाई कर्व रिमेन्स द सेम। ये DD से D1 पे आ गया और सप्लाई उतने के उतनी है, सप्लायर का कुछ नहीं हुआ, ठीक है? अब क्या हुआ? एट प्राइस OP अब होगा क्या इसका? डिमांड इंक्रीजेस, वी विल सी दैट द न्यू डिमांड का D1 एट प्राइस OP डिमांड इंक्रीजेस टू OQ2 while the supply remains the same at OQ,
देयर इज एन एक्सेस डिमांड इन द मार्केट इक्वल टू QQ2, ये यहां तक चले जाता है. सिंस सप्लाई इज शॉर्ट ऑफ डिमांड, प्राइस विल गो अप टू OP1, and with the higher price, supply will shoot up, generating the increase in quantity supplied or an upward movement along supply curve. Ultimately, a new equilibrium between demand and supply will be reached. At this equilibrium point, OP1 is the price and OQ1 is the quantity demanded and supplied. अब ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, सिर्फ इसको देखते हैं. इसके अंदर ओरिजिनल डिमांड कर्व ये है मेरा, ओरिजिनल सप्लाई कर्व ये है, बराबर है. तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट था. दिस इज माय प्राइस एंड दिस इज माय क्वांटिटी. हाँ कि ना. अब मैंने सप्लाई को कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, सिर्फ इंक्रीज इन डिमांड. तो ये मैंने नया डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट में एक इंक्रीज इन डिमांड कर्व बढ़ा दिया. अगर मुझे इसी डिमांड के मतलब इसी प्राइस पे डिमांड पूछें, नई डिमांड कौन से प्राइस पे, ये P प्राइस पे, तो क्या आएंगी, ये यहां से यहां तक जाएगा और आएंगी. OQ2 इज द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड एट सेम प्राइस. बट सप्लायर ये प्राइस पे सप्लाई करेगा क्या, नहीं. अगर सप्लायर को इतनी क्वांटिटी सप्लाई करना है, कितनी, OQ2, तो व्हाट विल बी द सप्लायर्स प्राइस, बताओ आपको. नहीं, ये ऊपर जाएगा, ये और ऊपर जाएगा, ये और ऊपर जाएगा, और यहां कहीं तो भी ये सप्लाई कर्व मिलेंगे, यानी प्राइस कहीं तो भी यहां आएगा. क्या बोला मैंने, समझा आपको. अगर सप्लायर चाहे कि इतनी ही क्वांटिटी सप्लाई करे, सप्लायर अपनी क्वांटिटी सप्लाइड कब बढ़ाता है, जब प्राइस ज्यादा मिलता है. जितना ज्यादा प्राइस मिलेगा उतनी वो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाएगा. तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी, OQ2 मांग रहे हैं आप, डिमांड वाले OQ2 डिमांड कर रहे हैं. कितने प्राइस में, यही प्राइस में. सप्लायर दे देगा क्या, ये प्राइस में नहीं दूंगा भैया, यहां कहीं तो भी प्राइस आएगा दूंगा. तो इसका मतलब क्या, क्वांटिटी डिमांडेड Q2 हो गई नए डिमांड कर्व के कारण. सप्लायर ने सप्लाई बढ़ाई क्या, नहीं. सप्लायर इतनी क्वांटिटी सप्लाई करेगा क्या, नहीं. तो कितनी करेगा, सप्लायर ज्यादा से ज्यादा इवन सप्लाई करेगा, और वो भी कब करेगा, जब प्राइस P1 मिलेगा. सोच के देखो, डिमांड बढ़ गई है बहुत ज्यादा नए डिमांड कर्व के कारण. Q2 डिमांड मांग रहे, Q2 क्वांटिटी मांग रहे नया डिमांड कर्व बनाने से, बट सप्लायर ने सप्लाई नहीं बढ़ाई है. सप्लाई उतनी है, डिमांड बहुत ज्यादा है, प्राइस का क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा. आपको आम खरीदने और एक ही आम का ठेला है, तो सस्ता देगा कि महंगा देगा, ज्यादा दे में रेट लगाएगा, प्राइस अपने आप बढ़ना स्टार्ट होंगे. लॉ ऑफ डिमांड याद करो, प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुए तो क्वांटिटी डिमांडेड का क्या होगा, कम होना स्टार्ट होगी. अभी ध्यान दो इधर, जैसे ही आप यहां तक क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो नए डिमांड कर्व के कारण, आप तो यही प्राइस चाह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा. सप्लायर सप्लाई बंद कर देगा, उसको नहीं पुराएगा, डिमांड बहुत बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई. अब इस केस के अंदर होगा क्या, अब इस केस में प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगा. प्राइस बढ़ेगा, वैसे ही डिमांड कम होंगी. प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, इनवर्स रिलेशन है, हमको मालूम है. प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुई, और कहीं तो भी जाके प्राइस बढ़ने से सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा. तो कहीं तो भी ऊपर जाके ये इवन पॉइंट पे ये डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट होगा. सप्लायर ने थोड़ी सी सप्लाई बढ़ा दी क्वांटिटी की, और डिमांड वाले ने डिमांड अपनी कम कर दी, कहीं तो भी जाके मिल गए, और ये हो गया P1 प्राइस एंड Q1 इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. आया समझ में, हाँ कि ना. तो बताओ फिर, ये तो आपको मैंने समझा दिया, डिमांड कम होगी तो क्या होगा, ये तो अपन ने पढ़ा. डिमांड बढ़ी, डिमांड कम होगी तो क्या होगा बेटा, वही ग्राफ बनाते हैं एज यूजुअल. वो तो अब आप समझ गए हो, लेकिन फिर भी एक बार हम ग्राफ देख लेते हैं. ठीक है, चलिए पहले बना लेते हैं अपना डिमांड कर्व. ये है मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व डी, एंड दिस इज माय सप्लाई कर्व एस. क्या क्या कम हो रहा है अभी, डिक्रीज इन डिमांड, मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट. दिस इज माय
new demand curve D1 D1. What was my original equilibrium point? This is my original equilibrium point E, quantity Q, price P. अब नया क्या हो जाएगा? डिमांड कम हो गई, क्वांटिटी Q1 हो गई, डिमांड कम हो गई, सप्लाई उतनी चाहे प्राइस का क्या होगा? कम हो जाएगा। सप्लायर आम वाला ठेला लेके खड़ा है, डिमांड ही नहीं है, कम हो गई, प्राइस कम करेगा कि नहीं करेगा? ये देखो हो गया प्राइस कम। समझ आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि ना? अरे मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था, प्राइस कम ज्यादा होने के कारण डिमांड पे क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। डिमांड कम ज्यादा होने से प्राइस पे क्या होता है ये अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। उल्टी गंगा बह के देखना है, प्राइस की बात ही नहीं है अभी। प्राइस कम ज्यादा कर ही नहीं रहा सप्लायर, अब डिमांड, कंज्यूमर डिमांड कम ज्यादा कर रहा है, तो प्राइस पे क्या होगा ये मैं समझा रहा हूं। पहले प्राइस कम ज्यादा होने से डिमांड पे क्या असर होता था ये पढ़े थे। अब प्राइस कम ज्यादा नहीं कर रहे, डिमांड कम ज्यादा करके प्राइस पे क्या असर हो रहा है ये हम देख रहे हैं। प्राइस उतने ही है, सप्लायर कुछ भी नहीं कर रहा बेचारा, या कंज्यूमर परेशान कर रहा। कंज्यूमर ने डिमांड कम कर दिया, कंज्यूमर ने डिमांड कम कर दिया और सप्लायर उतना ही बेच रहा है, तो प्राइस नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? सोच के देखो, तो ये प्राइस नीचे आ गया। ये इधर वाला, किधर वाला? अच्छा वो, ये देखो, तो तब क्यों नहीं पूछा? ये तो बहुत आगे निकल गए। इधर देखो, ये Q2 है, ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नई डिमांड क्या है? D1 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 डिमांड कर। वो ये क्या, कौन सी क्वांटिटी मांगेगा इस डिमांड कर पे? Q2। उसको इतनी चाहिए, लेकिन प्राइस कितना देना है? इतना ही देना है। सप्लायर देगा क्या इतने में? तो सप्लायर ये क्वांटिटी कौन से प्राइस में सप्लाई करेगा? ये कर दो, सप्लाई कर को और बढ़ा दो, तो ये ऊपर जा जाके यहाँ पे आएंगे, और ये यहाँ पे ये प्राइस आ जाएगा कहीं, तो कितना बढ़ जाएगा? नहीं, इतनी क्वांटिटी चाहिए तो इतना प्राइस मिलेगा तो ही मैं सप्लाई करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। क्योंकि सप्लायर सप्लाई कब बढ़ाता है? जब उसको कुछ मिलता है, नहीं तो वो सप्लाई नहीं बढ़ाता है। तो वो बढ़ाएगा नहीं, वो बढ़ाएगा क्या? आपको लगता क्या कंज्यूमर इतना पैसा देगा कि इतनी डिमांड का? नहीं देगा, कंज्यूमर तो इतना ही देना चाह रहा। तो इस केस के अंदर जैसे ही डिमांड बढ़ती है, सप्लाई उतनी के उतनी है, तो प्राइस बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे। प्राइस बढ़ने से क्या होगा? डिमांड अपने आप वापस नॉर्मल आ जाएंगी, सप्लायर थोड़ी सी सप्लाई बढ़ा देगा क्योंकि प्राइस बढ़ गए, और इनका कहीं तो भी यहाँ इंटरसेक्शन होगा डिमांड और सप्लाई का, और ये होगा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझे क्या? वैसे वो सिलेबस का पार्ट नहीं था ऊपर खींच के, लेकिन ऐसी समझने के लिए समझा दी। अच्छा ये समझा? सेकेंड वाला ये डिक्रीज, तो वैसे ही सप्लाई पे क्या होता देख लेते। इंक्रीज इन सप्लाई, क्या पढ़ रहे हैं हम? इंक्रीज इन सप्लाई। अभी ये मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व है DD, ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई कर्व है SS। बढ़ा दू सप्लाई S1 S1, ठीक है। डिमांड उतनी ही है, सप्लाई बढ़ा दी, सोचो प्राइस पे क्या होगा? इधर देख के कम होगा ना भैया। डिमांड 100 की थी, एक आम का ठेला था बराबर 100 बेच रहा था, चल रहा था काम चुपचाप, और दो आके खड़े हो गए 200 किलो बेच रहे, लेकिन डिमांड अभी भी 100 की है, तो दोनों आपस में प्राइस कम करेंगे कि नहीं करेंगे? यस, ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी ये है, और न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी ये है। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ कैसे गई? वो सर इसलिए बढ़ी कि प्राइस जैसे ही कम किया, कंज्यूमर ने ज्यादा क्वांटिटी लेना स्टार्ट कर दिया। हाँ कि ना? ठीक है, ये समझ आया क्या? तो सप्लाई कम होने से क्या होगा? क्या कर रहा? क्वांटिटी डिमांडेड उतने के उतनी है, सप्लाई पहले इतनी थी, सप्लाई कम कर देता हूं मैं। पहले मेरा ये प्राइस था, ये क्वांटिटी थी,
अब सप्लाई कम किया, क्वांटिटी तो कम होंगी, साथ में प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। समझ आया नहीं आया? ये क्लियर है सब? डायग्राम तो बनाना नहीं है एग्जाम में, ध्यान में रखना है चीजों, अपने पे लेके देखना। मैं आम लेने गया, एक ठेले से मेरा काम चल रहा था, मैंने डिमांड बढ़ाई, ठेला उतना ही है, प्राइस बढ़ जाएगा। मैं आम लेने गया, मैंने हमेशा 5 किलो लेता था, लेकिन अब मैंने आज 1 ही किलो लेने का तय किया, सप्लायर वही बैठा है, प्राइस कम हो जाएगा। मैं आम लेने गया, सप्लायर एक ही है, एक नहीं दो तीन, सॉरी दो तीन है, उसने सप्लाई बढ़ा दी, तो मैं उससे नहीं लेके उससे भी ले सकता, जो सस्ता देगा उससे लूंगा, प्राइस कम होगा। मैं आम लेने गया और सप्लायर एक नहीं दो नहीं, एक भी नहीं है अभी, मतलब और भीड़ बहुत है, डिमांड उतनी है, सप्लाई कम हो गई, तो प्राइस ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। सिंपल, अपने ऊपर लेके देख लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? आगे चले। अब सबसे बड़ी विडंबना यहां आती है, ये तो ठीक है, बहुत आसान था, दोनों में चेंज हुआ तो क्या होगा? डिमांड कर में भी चेंज हो रहा, सप्लाई कर में भी चेंज हो रहा, सप्लाई में भी चेंज हो रहा, डिमांड में भी चेंज, एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है, ऐसा कुछ तो भी हुआ तो क्या होगा? बहुत आसान है, अब मैं आपको बताता हूं। जितनी डिमांड बढ़ी, डिमांड 100 से बढ़ी, सप्लाई भी 100 से बढ़ी, डिमांड 200 से बढ़ी, सप्लाई 200 से बढ़ी, डिमांड 300 से बढ़ी, सप्लाई 300 से बढ़ी, प्राइस पे कुछ असर होगा क्या? आप जितना लेने जा रहे हो सप्लाई भी उतनी बढ़ रही, जितना आप बढ़ा रहे सप्लाई बढ़ी, प्राइस पर असर होगा नहीं? पक्का? आपकी डिमांड 100 किलो से बढ़ रही है, सप्लाई सिर्फ 50 किलो से बढ़ रही है, आपकी डिमांड 200 से बढ़ रही है, सप्लाई सिर्फ 100 से बढ़ रही है, प्राइस पे क्या असर होगा? बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा सर, क्योंकि जितना आप मांग रहे सप्लायर फुलफिल नहीं कर पा रहा, प्राइस बढ़ेगा। आपकी डिमांड 100 से बढ़ रही है, सप्लायर 200 ज्यादा बढ़ा के दे रहा, आपकी 200 से बड़ी, सप्लायर ने 400 दिया, क्या होगा? बराबर है, ऐसा ही होगा। तो बस यही लिखा, क्या नया क्या है? अकल थोड़ी है इसके अंदर, इकोनॉमिक्स यानी कॉमन सेंस, विच इज वेरी अनकॉमन। चलो देखें, 30 के भी ग्राफ देख लेते हैं भैया, ठीक है? ये रहा डिमांड कर्व और ये रहा सप्लाई कर्व, डी डी एस एस। जितने से डिमांड बढ़ी, D1 बराबर सप्लाई भी उतने से बढ़ गई, S1 ओरिजिनल प्राइस और क्वांटिटी ये था, अभी भी नया ये सीधा आएगा, ये बस प्राइस और क्वांटिटी यही रह जाएगा। क्वांटिटी बढ़ गई, Q थी अब Q2 हो गई, प्राइस उतना के उतना रहेगा। हाँ कि ना? क्योंकि सेम है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ये है मेरा डिमांड कर्व डी डी, ये है मेरा सप्लाई कर्व एस एस। डिमांड ज्यादा बढ़ी, D1 सप्लाई भी बढ़ी, लेकिन सर थोड़ी सी बढ़ी, S1 पहले ये था, दिस वॉज प्राइस, दिस वॉज क्वांटिटी, अब क्वांटिटी तो बढ़ गई लेकिन थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ गया, है ना? डिमांड ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई बढ़ी लेकिन कम बढ़ी, ऐसा ही होगा। तीसरा बताऊं? सब छाप के दिया बेटा, बनाने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। जितना बड़बड़ कर रहा हूं, जितना बोल रहा हूं, जितने डायग्राम बना रहा, सब छाप के दिए। अब अगेन बनाते हैं, डी डी एस एस। डिमांड बढ़ी, हाँ सर बढ़ी, ये यहां से इतनी बढ़ी, बट सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, ये बढ़ गई आपकी सप्लाई, S1 ओरिजिनल क्या था सर? ये था। नया क्या है सर? ये है, प्राइस कम हो। समझ आया नहीं आया? आसान है, आप ही लोगों ने पढ़ाने के पहले जवाब दे दिया, बस उसके ग्राफ बना दिया मैंने और कुछ नहीं किया। क्यों भाव? सही है ना? पक्का? आगे चलूं? अब ये देखिए, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, और जितना बड़बड़ किया है सब छाप के, फिगर ABC तीनों का लिखा हुआ। अब जरा यहां देखिए, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। अभी तो बढ़ा रहे थे, तो कम भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? डिमांड इतने से बड़ी, सब तो कम भी करके देख लेते हैं, देख लो। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम हो गई? इज इट पॉसिबल?
अभी तो हमने क्या पढ़ा था, डिमांड इतने से बढ़ी, सप्लाई कम से बढ़ी तो क्या, सप्लाई उतनी बढ़ी तो क्या, सप्लाई ज्यादा बढ़ी तो क्या, बढ़ी तो कम भी नहीं हो सकती क्या, हो सकती है। डिमांड 100 से बढ़ी, सप्लाई और 100 से कम हो गई, इसको बोलते हैं आग में घी डालना। इसको क्या बोलते हैं, आग में घी डालना। प्राइस में क्या होगा, आग लगेंगी कि नहीं लगेंगी, ऑब्वियसली लगेंगी सर। इधर डिमांड बढ़ रही है और उधर सप्लाई बढ़ाना तो दूर, आप उल्टा कम कर रहे हो, प्राइस कितना बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। हाँ कि ना, बोलो, सोच के बताओ। और अगर मान लीजिए डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सप्लाई आपने थोड़ी सी कम किया, तो प्राइस पे थोड़ा असर पड़ेगा। डिमांड बहुत बढ़ रही है और सप्लाई में आपने और ज्यादा कम कर दिया, तो प्राइस में बहुत ज्यादा जंप आएंगे। समझ आ रहा, सोचना आ रहा कि नहीं आ रहा, भाई मैं लेने जा रहा, प्राइस दे रहा कि नहीं दे रहा, समझ में आता प्राइस पे क्या असर पड़ेगा। एक बार यहां देखो, इस what is the effect on equilibrium price quantity when both demand and supply decrease? You can check yourself with the help of diagrams. We can summarize two possible outcomes when the supply and demand can shift in the same direction as follows. When both demand and supply increases, equilibrium quantity increases, but change in equilibrium price is uncertain. When both demand and supply decreases, equilibrium quantity decreases, but change in price is अनसर्टन। ये कब पता चलेगा, जब कितना कितना कम ज्यादा हो रहा है, जब तक आपको नहीं बताएंगे तब तक प्राइस पे आपको असर पता नहीं चलेगा। अब काम की बात, वॉट हैपेंस व्हेन डिमांड एंड सप्लाई कर शिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, या दूसरा कम हो रहा तो पहला बढ़ रहा है, तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। अभी तक तो हम दोनों को बढ़ा ही रहे थे या दोनों को कम कर रहे थे, अभी क्या होगा, ध्यान से देखो। पहला डायग्राम देखो बेटा, सिर्फ डायग्राम ए, क्या लग रहा है डायग्राम ए में क्या हो रहा है। इस डायग्राम ए में डिमांड यहां से यहां बढ़ रही है और सप्लाई बढ़ना तो दूर, सप्लाई कम हो रही है। प्राइस का क्या हुआ देख लो, लंबी छलांग लगाई प्राइस ने, लंबी छलांग लगाई। क्यों, डिमांड बहुत सारी बढ़ गई सर, सप्लाई कम हुई लेकिन थोड़ी सी हुई, डिमांड एकदम से ज्यादा बढ़ गई, सब प्राइस में फर्क पड़ गया। ऐसा ही हो सकता है बी सिचुएशन में। बी सिचुएशन में क्या हुआ बेटा, डिमांड थोड़ी बढ़ी, सप्लाई बहुत ज्यादा कम कर दिया इसने, तो भी प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा बहुत ज्यादा। देखो लंबा डिफरेंस आया, हाँ कि ना, समझाइए सबको, पक्का। आगे चलूं, अब कितना समझा, इसके लिए मेरे पास एक टेस्टिंग के लिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन के एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। इसका जवाब आपको देना है, लेकिन जवाब कहाँ लिखा है, हाँ मतलब नेक्स्ट पेज पे लिखा है, सिर्फ सवाल वाला पेज निकालो, पीछे पलटा के कोई नहीं देखेगा, जो देखेगा वो अपने आप को धोखा देगा, उसको पाप लगेगा, ठीक है, नहीं देखना। सिर्फ क्वेश्चन देखो और मेरे सवाल का जवाब दो। 4 सवाल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या क्या दिया है, 3 डिमांड कर दिए हैं, 3 सप्लाई कर दिए, दिख रहा आपको, D1, D2, D3, उसके अगेंस्ट में सप्लाई S1, S2, S3। D1 में ये था आपका इक्विलिब्रियम, D2 डिमांड बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ी, D3 डिमांड कम हुई, सप्लाई भी कम हुई, हाँ कि ना, ये मालूम है आपको। तो बेटा बस ये डायग्राम देख लो और सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स का नाम आपको दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको जवाब देना है कि किसका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, विथ रीजन मैं पूछूंगा। एग्जाम में जरूरी नहीं रीजन देना, क्योंकि एग्जाम में रीजन देना ही नहीं है, बराबर है ना। चलिए पहला सवाल, अज्यूम एक्स इज अ नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड है बेचारा एक्स, कोई ये क्या कहते हैं अपने प्रेस्टिजियस गुड, इंफीरियर, ये सब कुछ नहीं है, नॉर्मल गुड है, क्योंकि ये सारी चीजें अजम्पशन है, काड़ी करते हैं, वो बात नहीं है। होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, assume that income rises and price of factor also rises। क्या हो गया, इनकम बढ़ी। अब इनकम किसकी बढ़ती, कंज्यूमर की, हमारी इनकम बढ़ी। और प्राइस ऑफ फैक्टर यानी क्या होता है बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस कौन पे करता है, प्रोड्यूसर, जो फैक्टर्स को हायर करता है वो उनको पैसे देता है। ये 2 सिचुएशन आपको दी है। अब इधर देखो, इसका मतलब क्या हुआ होगा, कंज्यूमर, एक सेकंड, कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो मैं डिमांड बढ़ाऊंगा कि कम करूंगा,
बढ़ाओगे सर, सीधी बात है, आपके जेब में पैसे आ गए, अब आप खर्चा करोगे। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आप प्रोड्यूसर हो, आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करना पड़ रहा है, आपको उनको पैसे देना पड़ेगा। उन्होंने पहले 100 रुपए में काम करते थे, अब वो 200 मांग रहे हैं। आपकी कॉस्ट बढ़ी, कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है ना। प्रॉफिट कम होगा तो सप्लायर को सप्लाई करने में मजा आएगा कि मजा नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो सप्लाई बढ़ाएगा कि कम करेगा? यानी हो क्या रहा है, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, हाँ कि ना? बोलो, सही बोल रहा मैं? तो चलो देखो, डिमांड बढ़ रही मतलब कहाँ गया? D2 पे। सप्लाई कम हुई मतलब कहाँ गया? S3 पे। सप्लाई कम हुई, ऐसा ऐसे से नहीं चलेगा, मार्क्स ऐसे हो जाएंगे। फिर मार्क्स ऐसे होने से बहुत दुख होगा, मैं आपको तो होगा ही, मेरे को भी होगा। सर हाँ ठीक है, ऐसा नहीं भैया, खत्म हो जाएगा, आप बहुत गलती कर रहे हैं, माइनर माइनर, मैं पहले दिन से देख रहा। सब घाई घाई के कारण, बाकी कुछ नहीं है। समझ सब रहा है लेकिन घाई कर रहे हो। अरे काय की घाई है भैया तुमको? बहुत टाइम रहता है एग्जाम में, इकोनॉमिक्स और इसके पेपर में। मजाक नहीं कर रहा, एम्पल ऑफ टाइम है ना, सफिशिएंट टाइम है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो कहाँ जाएंगे? सप्लाई कम होना मतलब S3 पे जाना, डिमांड बढ़ना मतलब D2। D2 और S3 का मिलन कहाँ पे हो रहा है? 2 पे। अरे हाँ की ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट पॉइंट इन द फिगर अबव इज मोस्ट लाइकली टू बी द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी? 2। अब यही लिखना है, लिखना तो है ही नहीं। सर डिमांड बढ़ेंगी कंज्यूमर इनकम के बढ़ने से, सप्लायर के सप्लाई का प्रॉफिट कम हुआ और सप्लायर का इससे सप्लाई कम हो जाएंगी, इसीलिए ये हो। समझ आया क्या? पहला सच्ची सच्ची बताना। समझ आया क्या बेटा? हाँ की ना? पक्का? तो फिर समझ आया तो सेकंड बताओ मेरे को, फिर बिना देखे सेकंड वाला बताओ। आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। आंसर बोलो, आंसर। 7? नहीं ना, 7 आएगा पक्का? We are analyzing the market for good Z. The price is of a complement good. Y declines. Complementary goods, car and petrol. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भाव कम होता है तो मेन गुड्स की डिमांड पे क्या असर होता है? पेट्रोल का भाव 10 रुपए लीटर कर दूंगा तो कार का क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कार चलाओगे नहीं चलाओगे? चलाएंगे सर, वो तो और चलाएंगे। यहाँ वही हुआ है, कॉम्प्लीमेंट गुड्स वाई जो था उसका प्राइस कम हुआ, मतलब जेड की डिमांड क्या हुई होंगी? बड़ी होंगी, यानी D2 डिमांड करवा, ऐसा हमारे को पक्का समझ में आ रहा। एट द सेम टाइम, उसी के साथ साथ, देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जेड। किसी भी चीज के टेक्निकल प्रोडक्शन में एडवांसमेंट होने से सप्लाई बढ़ती है, प्राइस भी कम होने के आसार रहते हैं। सप्लाई बढ़ेंगी, हाँ, डिमांड भी बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ी, यानी ये रहा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट 7। बोलो, आसान था? अब थर्ड बताओ। महाराष्ट्र में बहुत बारिश हुई जिसके कारण राइस की हालत खराब हो गई। राइस की हालत खराब हुई मतलब सप्लाई पे असर पड़ेगा कि नहीं? सप्लाई कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा सर, कम हो जाएगा। चलो ठीक है, सप्लाई कम मतलब S3 हो गया मेरा सप्लाई कर। बताओ नया इक्विलिब्रियम क्या रहेगा? 3 क्यों? डिमांड ना बढ़ रही ना कम हो रही। चावल खाने वाला पहले भी चावल खा रहा था, अभी भी चावल खा रहा है, लेकिन फसल बर्बाद होने से चावल की सप्लाई कम हो गई। प्राइस के बारे में कुछ नहीं लिखा है हमारे को। आया समझ में? यानी आंसर इज 3। ये डिमांड कर यही रहेगा और S3 ये रहेगा। समझ आया? ये रहा 3। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, गुड। फोर्थ बताओ। बहुत ही आसान है।
कंज्यूमर को लग रहा है कल भाव कार के बहुत कम हो जाए, बहुत बढ़ने वाले हैं, तो क्या करूं मैं, आज ही खरीद लो भैया। तो आज डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेंगी? और सप्लायर कुछ कर रहा क्या? नहीं, सप्लायर क्या कर रहा, डिमांड बढ़ी, सप्लाई एज इट इज, यानी पॉइंट नंबर 5। अरे हाँ कि ना? अब जितना बड़बड़ किया विथ एक्सप्लेनेशन अगले पेज पे छाप के दिया हुआ है। ठीक है, आसान था कि नहीं था? सच्ची बताना, बस सोच के अपने ऊपर लेके देखो कि क्या होने वाला, क्या होने वाला, क्या होने वाला। सिंपल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ये थर्ड वाला ना? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री का आगे सेकेंड वाला। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या है? इसके बिना वो नहीं, उसके बिना वो नहीं, दोनों एक दूसरे के बिना। पेन और इंक, कार और पेट्रोल, कार पेट्रोल की बात कर लेते हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। कार खरीदा तो पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। पेट्रोल के भाव अचानक कम हो जाते हैं, आज 80 रुपए लीटर में 40 रुपए लीटर करता। आपकी कार खरीदने की बड़े दिन से तमन्ना थी, लेकिन आप डर रहे थे पेट्रोल बहुत महंगा है, मेरे को नहीं पुराएगा कार चलाना। खरीद तो आप सकते थे लोन लेके, लेकिन पेट्रोल के कारण आप नहीं खरीदे। अब आप क्या करोगे, कार लोगे कि नहीं लोगे? लोगे ना, तो कार की डिमांड पे क्या असर आएगा? बढ़ जाएंगे। और कार की सप्लाई तो उतनी के उतनी चलना, सप्लायर ने सप्लाई कहाँ बढ़ाई है? समझ आई अभी बात? और कोई डाउट? अब हम आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और काम के चैप्टर पे, आपके प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन एट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट है जो हमारे को पढ़ना है। पहला है बेटा परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा हमको पढ़ना है मोनोपोली। ये दोनों एक्सट्रीमली अपोजिट है, एक पूरब है तो एक पश्चिम है, और इन दोनों के जो बीच में है, जो थोड़े इसके गुण है थोड़े इसके गुण है, वो 2 और होते हैं। एक है उसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और चौथा है ओलिगोपोली। आई बात समझ में? तो आज के दिन हम थोड़ी देर के लिए इन 3 को भूल जाओ, आज सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? परफेक्ट कंपटीशन की। स्टार्ट करते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरे हिसाब से आज परफेक्ट कंपटीशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान, सच्चे। यही हुआ तो कल करेंगे, उसमें क्या है, घर की बात है ना। स्टार्ट करें। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? सबसे पहले पार्ले बिस्किट इमेजिन कर लो, या सब्जी वाले इमेजिन कर लो जो लाइन से बैठे हैं, ऐसा कुछ तो भी अपने जो एग्जांपल आपको पसंद है वो ला लो। कौन प्राइस डिसाइड करता है? सब्जी वाले डिसाइड करता कि मार्केट प्राइस डिटरमाइन करता, वो सब्जी वाले को लेना पड़ता। पार्ले बिस्किट का प्राइस जो 5 रुपए है वो तय है, वो जो बिस्किट बेचने वाला है वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। मैं जो चाहूं प्राइस लूंगा तो उससे कोई माल ही नहीं खरीदेगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में कंपटीशन बहुत रहता है, आपके जैसे बेचने वाले और आपके जैसे बायर बहुत सारे रहते हैं, इसलिए आप क्या कर सकते, ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। समझ आई बात? यानी प्राइस इज फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री, फर्म इज ओनली प्राइस टेकर, सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज यूनिफॉर्म, एक ही प्राइस रहता हर जगह। समझ आया? अरे हाँ की ना? आगे चलते हैं। इसके कुछ फीचर है, फीचर बहुत आसान है। पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, दुनिया भर के बायर है, दुनिया भर के सेलर है। अभी दिवाली आ रही है, फटाके का सीजन, याद कर लो फटाके के कितने रहते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, और महंगा देगा तो क्या करोगे, बाजू वाले के पास जाएंगे, बाजू में लाइन से बैठे हैं, इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सेकेंड है होमोजीनियस प्रोडक्ट, वो भी अनार बेच रहा है, वो भी अनार बेच रहा है, वो भी फुलझड़ी बेच रहा है, वो भी बेच रहा है, यानी प्रोडक्ट क्या है, होमोजेनियस। सब्जी भी, वो भी आलू बेच रहा है तो वो भी आलू बेच रहा है, वो पार्ले जी दे रहा तो वो भी पार्ले जी दे रहा। प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, नो डिफरेंशिएशन इज पॉसिबल इन द प्रोडक्ट। कि ये दुकानदार देगा तो अच्छी रहेगी, मॉल में मिलेगा तो पार्ले जी अच्छी हो जाएंगी, क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, एसी में पड़ी थी सर, ऐसा कुछ रहता है क्या? नहीं, कहीं से भी ले सकते। होमोजीनियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा। अरे समझा कि नहीं? ये क्या पढ़ रहे हैं हम? फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कब किसी कंपटीशन को परफेक्ट बोला जाएगा? तीसरा है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द मार्केट। कभी भी बोरिया बिस्तर उठा के आके बैठ सकता है, कभी भी बोरिया बिस्तर बांध के चले जा सकता। सब्जी वाले कहीं भी बेचारे आके बैठ जाते, मन हो गया चलो घर चलते।
फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी आके, आपकी इच्छा है सब्जी बेचने की, जाके बेच सकते क्या? हाँ, क्यों नहीं, खरीद लो 10 किलो आलू, जाके आलू ले लो, शुरू कर दो, बिक जाएंगे। अरे हाँ की ना, पर फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। और नहीं है इच्छा, नहीं कल से क्लास ही जाना है, नहीं बेचना है सब्जी, तो मत बेचना, एग्जिट। समझ आया नहीं यार? तो ये सब परफेक्ट कंपटीशन के, इससे अपोजिट रहते हैं मोनोपोली के। एग्जैक्ट इसका अपोजिट मोनोपोली है, क्योंकि वो पूरब है तो वो पश्चिम है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट मतलब क्या? परफेक्ट कंपटीशन में बायर को भी और सेलर को भी परफेक्ट नॉलेज है। आप अगर जाते हो पार्ले बिस्किट खरीदने और पार्ले बिस्किट वाला आपको बोलता है नहीं 8 रुपए लूंगा, तो आप उसको क्या बोलोगे? पागल समझा क्या? मेरे को मालूम नहीं है कि क्या भाव चल रहा है बाजार में? 5 रुपए एमआरपी लिखा है, 5 में देता तो दे। और मान लीजिए मैं पार्ले बिस्किट वाले सारे दुकानदार को गायब कर देता हूं, सिर्फ एक मैं बचता हूं, और पूरे शहर में दूसरा दुकानदार ही नहीं है, अब इसको क्या बोलूंगा मैं? लार्ज नंबर बायर है तो है, लेकिन सेलर कितना है? एक। इसको क्या बोलते हैं? मोनोपोली। मैं बोलूंगा 8 रुपए में लेना है तो लो, तो आप क्या करोगे? भैया पहले दे दे, भैया प्लीज दे दे। अरे हाँ की ना? यस, बिकॉज आई एम सिंगल सेलर, आई एम प्राइस मेकर, आई एम सेलिंग द यूनिक प्रोडक्ट। क्योंकि पार्ले जी और किसी के पास है ही नहीं। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। इसीलिए परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। इसके बाद परफेक्ट मोबिलिटी। ये क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं जिससे प्रोडक्ट बनता है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी ले जा सकते हो। परफेक्ट मोबिलिटी। लैंड की मोबिलिटी नहीं रहती, जमीन एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, लेकिन लेबर, कैपिटल, ये सब चीजें आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर करना है। क्यों करना पड़ेगा? अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पकड़ा तो परफेक्ट कंपटीशन फिट नहीं बैठेगा। कारण उसका बताता हूं। यहां पे पार्ले जी वाला दुकानदार है, आप उसके पास जा रहे हो, वो आपको बोलता 5 में नहीं 6 में दूंगा। कई बार आपने देखा होगा जो हिली एरियाज रहते हैं वहां पे 1 रुपए 2 रुपए एमआरपी से ज्यादा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाती है ऊपर नीचे लाने की। या आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक 30-35 की बोतल है, वो 40 में मिलती है। क्यों? 5 रुपए ठंडा करने के चार्जेस, चिलिंग चार्जेस, इनको भी रेफ्रिजरेटर का बिल आता है। अरे ऐसा होता कि नहीं होता? तो फिर ये सारे जैसे एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन एडिशनल कॉस्ट जो लगती है, तो इसको इग्नोर करना है। इसको पकड़ेंगे तो हर आदमी अपना अपना चार्ज लगाएगा, एमआरपी पे नहीं बिकेगा। इसको इग्नोर करना है। असम्पशन आया समझ में? नो सेलिंग कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन बेचने में जिसके अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट है, उनका प्राइस यूनिफॉर्म है, फर्म को कोई पब्लिसिटी नहीं करनी पड़ेगी, कोई एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। पार्ले की पब्लिसिटी कौन करेगा? पार्ले इंडस्ट्री करेंगी ना। हमको क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना है, अपने आप कस्टमर आएगा और लेके जाए। सब्जी की पब्लिसिटी देखा कभी? सब्जी बैगन की पब्लिसिटी, आलू की एड आती क्या टीवी में? नहीं। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये सब नहीं हो। समझ आया क्या? आसान है? ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा भैया? बहुत आसान है। प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड क्या होंगी? कम हो जाएंगी। और सप्लाई का क्या होगा? प्राइस बढ़ते हैं सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होते सप्लाई कम होती है। बस वही देख लो। इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल कमोडिटीज under perfect competition. Price of commodity determined by interaction between market demand and market supply of whole industry. Equilibrium price is determined at the point where demand and supply of whole industry are equal to each other. No individual firm can influence the price. Firm has to accept the price determined by the industry. Therefore, firm is said to be price taker and industry is said to be price maker. Parle price बनाएगा, जितनी भी इंडिविजुअल फर्म है उनको प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर इन परफेक्ट कंपटीशन। तो इक्विलिब्रियम कैसे देख लो? 10, 8, 6, 4, 2। डिमांड का क्या होगा? बढ़ती जाएगी। सप्लाई क्या होगा? कम होती जाएगी। ये कर्व बनाया, ये आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। 6 रुपए प्राइस, 60 क्वांटिटी। ये सबको मालूम है कि नहीं मालूम? ये बता दो अभी मेरे को। पक्का सबको मालूम है ये चीज कि ये समझाओ फिर से? अरे ये तो मालूम होगा ना भैया। तो भैया इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ? एट, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। एट इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू 6, क्वांटिटी इक्वल टू 60। टोटल रेवेन्यू एट इक्विलिब्रियम पॉइंट
टोटल रेवेन्यू क्या होता है बेटा, पढ़ाया था मैंने सर, प्राइस इंटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू मतलब कितना आया मेरे पास, 60 यूनिट बेचे 6 रुपए के हिसाब से, कितना आया, बराबर है हाँ कि ना। चलिए अभी आगे कुछ बातें करेंगे। ये देखिए, ये इंडस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, ये फर्म के बारे में। इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, पूरी पार्ले, पार्ले कंपनी, और फर्म मतलब मैं अकेला किराने वाला जो पार्ले बेच रहा हूं। क्या आया था इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस बोल रहा बेटा, बहुत घाई है एग्जाम में, सब कुछ आते हुए भी तकलीफ कर दोगे यार तुम, बहुत क्या पूछ रहा पहले सुन तो लो। 6 रुपया मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है, टोटल रेवेन्यू पूछू तो बता ना सर 360 है, बराबर है, तय हो गया हमारा प्राइस 6 रुपया। ये इंडस्ट्री के हिसाब से डिमांड सप्लाई, तो आपने अभी टेबल देखा ही था, ये तय हो गया। तो इंडस्ट्री ने क्या प्राइस तय किया, 6 रुपया। तो फर्म कुछ भी बेचे प्राइस कितना रहेगा, हर सिचुएशन में प्राइस 6 रुपया। आज सोमवार का दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अरे भावनाओं को समझो ना यार, आपको क्या करना है, शनिवार है कि क्या, सही में आप मंडे के दिन मैं दुकान खोलता हूं, प्राइस कितना रखूंगा मैं इंडिविजुअल फर्म, कितने यूनिट बिक गए 8 बिक गए। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकाले सर, 48 डिवाइड बाय 8, और एवरेज रेवेन्यू सर वैसे भी हमेशा प्राइस होता है, हाँ कि ना, ये बताया था, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये टीआर है। मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा जरा बताना, 6 कैसे आया, क्यों 6 क्यों 12 क्यों नहीं, टोटल रेवेन्यू माइनस ये होता ना, 12 है ना, मार्जिनल रेवेन्यू 12 आना चाहिए ना, क्यों सर क्वांटिटी 2 बढ़ रही ना सर, देखिए 2 आपको बताया था, इसमें ध्यान रखना, जैसे ही 2 रहे तो डिवाइड बाय 2 कर देना, 3 रहे तो डिवाइड बाय 3 कर देना, और 1 रहे तो कोई टेंशन नहीं, फिर डायरेक्ट निकाल लो, याद है हाँ, अब गलती मत करना एग्जाम में। तो ये एवरेज रेवेन्यू निकल, मार्जिनल भी निकल गया। हम क्या देख रहे हैं, एट परफेक्ट कॉम्पिटिशन एवरेज प्राइस इज कांस्टेंट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये दोनों लाइन एक ही है। ऐसा कहीं पढ़ा था अपन ने, कल परसों पढ़ाया था, मेरे को याद है, आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ कहाँ गया, पेज नंबर बताते कि कहाँ पढ़ाया था, मेरे को याद है किधर है, नहीं 4th इसमें था, एक मिनट, ये देखो, एट परफेक्ट कंपटीशन, ये दोनों कर्व को इनसाइड होते हैं, ये एग्जाम्पल भी याद दिया था, याद है पक्का, तो बस ऐसा ही तो है, और क्या नया क्या है, ठीक है। चलिए अब एक बार याद देख ले, वैसे यहाँ सब लिख के दिया है, आप चिंता मत करो, ये सब जितना बड़बड़ किया है छाप के दिया है। ये आपका ये हो गया डिमांड कर्व, इधर देखना अभी, ये प्राइस है, यहाँ पे ये क्वांटिटी है, प्राइस उतना ही है 6 रुपया, ये डिमांड बढ़ती जा रही रोज, इसी को मैं डिमांड कर बोलूंगा, इसी को एआर बोलता हूँ, इसी को एमआर बोलता हूँ, इसी को प्राइस बोलता हूँ। ये सब कुछ इक्वल रहता है कहाँ, परफेक्ट कंपटीशन में। बोलो सही है, ये याद रखोगे, पहली चीज याद रखने वाली। क्लियर है क्या सबको, पक्का एकदम बिल्कुल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे जब सब, देखते हैं कितना क्लियर होता है। अब ये फिगर की कहानी लिखी है, मैं चाहूंगा आप इसको एक बार पढ़ लें, 1 मिनट लगेंगे आपके पास, 1 मिनट का समय, इसको प्लीज पढ़िए। यहाँ पे ये फिगर शोज दैट, ये जो ऊपर लिखा है ना, इसको पढ़ो एक बार और फिगर के साथ कोरिलेट करो।
समझ में आ रहा क्या? पक्का? आसान है? अप्रैल वालों पक्का? अभी तो असली चीज सर शुरू ही नहीं किया आपने। नहीं किया अभी, असली चीज कहाँ शुरू किया? अभी समझा क्या? इतना समझा? हाँ, अब आ जाओ काम की चीज पे। ये कंडीशंस कुछ लिखा है यहाँ पे, फालतू चीज। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन बड़े काम की है। ऐसे तो बहुत सारा लिखा है, लेकिन कंडीशन दो ही है, सिर्फ दो। उसका रीजन भी है, रीजन बाद में बताते हैं, पहले कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म आर प्राइस टेकर एंड आउटपुट एडजस्टर। हाँ कि ना? फर्म को प्राइस टेकर है, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। This is because price of the commodity is determined by the forces of market demand and market supply, that is by the whole industry, and individual firm has to accept it. बराबर? ठीक है। Firm has to simply choose the level of output that yield the maximum profit at prevailing price. Prevailing price वही 6 रुपया है। आपको ऐसा आउटपुट चूज करना है जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे सके, और वो रहता है कभी भी इक्विलिब्रियम आउटपुट, जिसपे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड होती। अगर उसके ऊपर नीचे जाएंगे, या तो डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम आप कर रहे हैं तो भी आपका नुकसान हो रहा, या तो सप्लाई ज्यादा करने को देख रहे हैं, स्टॉक बहुत रखा है और डिमांड ही नहीं है, तो भी आपका नुकसान हो रहा। तो व्हाट इज बेस्ट पॉइंट? जितना बराबर डिमांड हो रही मैं उतना सप्लाई कर पा रहा, इट इज द बेस्ट पॉइंट, दैट एट दैट पॉइंट माय प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम इन दिस केस? देयर आर टू बेसिक कंडीशन। पहली कंडीशन है मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इस कंडीशन को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। एक मिनट, सॉरी, हाँ कहा थे हम? पहली ऑर्डर कंडीशन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। क्यों है बताता हूं थोड़ी देर। और दूसरी एक कंडीशन है फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट इट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। अरे ये क्या बात हुई, नीचे से काटना बोल रहा, काय के लिए ऐसा? पतंग उड़ाते, पतंग पतंग पेचा लड़ाते, कभी ऊपर से डालते हैं कभी नीचे से, तो नीचे से काटना है बोलता, शुड कट फ्रॉम बिलो। ठीक है, अभी इधर ध्यान दो जरा एक बार इसके ऊपर, नहीं एक बार चलो पूरा पढ़ लेते, रुक जाओ। मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड हैव पॉजिटिव स्लोप एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। अगर कोई कर्व ऐसा जा रहा है तो इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहां से ये बदल के अब ऐसा जा रहा है तो इसका स्लोप क्या हुआ? यहां से यहां तक स्लोप नेगेटिव, यहां कांस्टेंट, और यहां से यहां तक पॉजिटिव। और ये लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है, ये कर्व ऐसा गया और फिर ऐसा गया, ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। समझ रहे क्या? ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। ऊपर से अगर काटेगा, ये है क्वांटिटी, प्राइस तो सेम ही रहता है, तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएंगी कि ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएंगी? दो कंडीशन है। कंडीशन क्या है? एमसी शुड बी इक्वल टू एमआर, मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। कहां हो रहा है सर? यहां पे भी हो रहा है, यहां पे भी हो रहा है, बराबर है। तो सर फिर ये क्यों नहीं? इसीलिए सेकेंड ऑर्डर कंडीशन डाली। क्या? जो कर्व है, कौन सा कर्व? मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, नीचे से काटते हुए जाएगा, वो पॉइंट को मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलूंगा। अब ऐसा क्यों बोला? सोच के देखिए, अगर मैं इसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम बनाता हूं तो क्या मैं मैक्सिमम प्रॉफिट पे हूं? नहीं हो। क्यों नहीं हो बेटा? इसके आगे मार्जिनल कॉस्ट और कम हो रही। सर आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी और थी पैसे कमाने की।
हाँ कि ना, ये तो आप यहीं रुक गए, इसीलिए आपकी अपॉर्चुनिटी चले गए। और इक्विलिब्रियम यानी क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल। हो रहा क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइज? अगर ऊपर से काटा तो नहीं हो रहा, तो सर यहां से जाके नीचे से काटा तो हाँ, अब ये बढ़ना शुरू हो चुका है। क्या बढ़ना शुरू हो चुका? कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई है। अब ये बढ़ते ही जाएंगी। यहां पे आके रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाती है, तो मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन इसके आगे ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये ज्यादा है किससे? मार्जिनल रेवेन्यू से। तो इसके आगे मुझे जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए, यहीं रुक। लेकिन इसके आगे जाना चाहिए कि हाँ, क्योंकि सर ये और नीचे जाने वाला है। सर मार्जिनल कॉस्ट कर ऐसा क्यों, ये समझाने की जरूरत है। नहीं, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, तो देखो मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऐसा क्यों है सर? इसीलिए है। ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये देख लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है, ये पढ़ाया था, याद है सबको? बोला भी था इसको दिमाग में डाल लो, बराबर है। और सर मार्जिनल रेवेन्यू वाली लाइन सीधी क्यों है? मार्जिनल रेवेन्यू वाली लाइन सीधी क्यों है? प्राइस सेम चाहिए। अभी आपको बताया था सर, ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस इक्वल टू डिमांड कर। हम पढ़ क्या रहे? परफेक्ट कंपटीशन। और उसमें इसी लाइन को, ये जो लाइन है इसी का सब नाम है, समझा? यानी कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। और कौन सा रहेगा इक्विलिब्रियम? सर ये रहेगा हमारा इक्विलिब्रियम। क्लियर है? ये कंडीशन क्लियर हुई क्या सबको? ये कंडीशन हर जगह आने वाली है आगे। क्या कंडीशन है सर? मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। सबको समझ में आया? कर लो, आगे चले। चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं। अब ये कंडीशंस तो हो गई, ये भी आपको बता दिया। अब ये जितना बड़बड़ किया है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब जो बोला ना मैंने, यहाँ पूरा लिखा हुआ है ये सब कुछ। तो आपकी इच्छा है तो पढ़ सकते हैं, जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ कंडीशंस ध्यान में रखना है। ये कंडीशन बस ये दो ध्यान में रखना है। क्यों है ये कंडीशन, ये समझ में आ गया आप लोगों को? रीजन हर चीज का है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। इकोनॉमिक्स में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका रीजन नहीं हो सकता। ठीक है, कोई लॉ रहेगा तो लॉ अल्फ्रेड मार्शल ने बनाया, उसने बनाया तो उसको ही मालूम। ठीक है, चलिए ये तो हो गया अपना ये डिमांड कर्व डी अपन ने तय कर लिया। बेटा सप्लाई कर्व क्या होगा? सप्लाई कर्व जरा एक बार इसको देखना, ये देख के क्या समझ में आ रहा? प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, बराबर है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में अभी हमने बोला था प्राइस नहीं बढ़ता, प्राइस तो वही रहेगा। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा? गलत है ना ये गलत है ना बुक वाला? नहीं सर, बुक वाला गलत नहीं है। आप बताने में गलती नहीं, मैं गलती नहीं कर रहा, आप समझने में गलती कर रहे हैं। क्यों, क्या मतलब है इसका? कैसे एनालाइज करोगे इस ग्राफ को? तो बाजू में दिखा दूंगा तो समझ जाओगे, लेकिन पहले बताओ इसको कैसे एनालाइज करोगे? क्या एनालिसिस है इसका? आप तो ये सोच रहे सर प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, बन गया सप्लाई कर। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जरा यहां देखो, उस ग्राफ को जान दो, इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है बताइए जरा। आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व दिख रहा है? हाँ। आपको मार्जिनल कॉस्ट कर्व दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। उसको दोनों को थोड़ी देर के लिए साइड रखो। अब मुझे एक बात बताओ, पहले इसको कैसे एनालाइज करना ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। इसका एनालिसिस सिर्फ इतना है, ये जो अलग अलग कर्व है ना, ये अलग अलग डिमांड कर्व है। ये क्या है? अलग अलग डिमांड कर्व। और हमने ये अभी तय किया था कि जो भी प्राइस रहेगा वो ही डिमांड कर्व रहेगा। हा कि ना? अभी तय किया था ना। क्या किया था? प्राइस इक्वल्स टू डिमांड इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एम आर। ये तो सबको मालूम है।
मतलब ये अगर प्राइस है कोई भी कमोडिटी का तो ये उसकी डिमांड वगैरह है, बस इतना ही है। अगर किसी कमोडिटी का ये प्राइस है तो उसकी डिमांड ये है। अगर किसी कमोडिटी का ये प्राइस है तो उसकी डिमांड ये D3 है। किसी कमोडिटी का प्राइस P4 है तो उसकी डिमांड ये है। और हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कौन से पॉइंट की जरूरत है? इक्विलिब्रियम पॉइंट की। इक्विलिब्रियम कब आता? व्हेन MC curves is equals to MR curve and MC curve cut MR curve from below डाउनवर्ड, जैसी आपकी इच्छा बोल सकते, बराबर है। तो मैंने एक MC कर्व बना लिया, यहां से शुरू हो रहा, यहां पे आगे ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। ध्यान से सुनना, ये प्राइस था, डिमांड थोड़ी ज्यादा है, क्वांटिटी ये प्राइस है, डिमांड और ज्यादा है, क्वांटिटी ये प्राइस है, डिमांड ज्यादा है। यहां से कट कर रहा ना, कौन सा MC है? अरे हो, ये नीचे वाला हो, हाँ बराबर है, ये है। लेकिन मैं अभी तो यहाँ पे हूं ना भैया, इसकी बात कर रहा मैं। ये MC कर्व ये डिमांड कर्व को, 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 सब नीचे से कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि नहीं कर रहे, कि नहीं कर रहे, बराबर है। यानी ये प्राइस पे आपको ये क्वांटिटी इक्विलिब्रियम रहेगी, दूसरी कमोडिटी का प्राइस ये है तो उसकी ये कमोडिटी इक्विलिब्रियम रहेगी, तीसरी कमोडिटी का प्राइस ये है तो उसके लिए ये क्वांटिटी इक्विलिब्रियम रहेंगी, चौथे इसका ये है तो ये क्वांटिटी इक्विलिब्रियम रहेंगी। मतलब ये चारों पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूं तो ऐसा ही तो मेरा सप्लाई कर्व दिखता है। सप्लाई कर्व क्या रहता? प्राइस बढ़ता जाता, सप्लाई बढ़ते जाती। चलो उसको भी साइड रखो, सप्लाई कर्व का स्लोप कैसा रहता? सप्लाई कर्व का स्लोप बेटा इधर देखो, अभी ये भी सिखाना पड़ेगा। ये रहता है डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसा ही मुझे कौन दिख रहा है यहाँ पे? मार्जिनल कॉस्ट कर्व दिख रहा है, ये देख लो, हाँ कि ना? तो इसी को मैंने बोल दिया सप्लाई कर्व। समझ आई बात? और बराबर हो भी रहा है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बराबर नीचे से कट करते हुए जा भी रहा है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कोई भी सप्लायर क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाएगा तो प्राइस भी बढ़ाना चाहेगा, नहीं तो वो सप्लाई नहीं बढ़ाएगा। हाँ कि ना? कुछ बचेगा तो ही सप्लाई करेगा ना। समझ आई बात? क्लियर है ये? अब जरा इसको पढ़ भी लेते हैं बेटा। सब गड़बड़ किया, सब छाप के दिया, टेंशन वाली बात ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। इन फिगर shows that at the market price OP1 the firm faces demand curve D1। मार्केट प्राइस कहाँ है मेरा? एक सेकेंड, OP1 ये है भैया, OP1 कौन सा डिमांड कर्व है आपका? D1, ठीक है। At price OP1 firm supplies OQ1 quantity because here MC is equals to MR and MR cut curve MC curve from below, MC cut curve MR come from below। As if price rises to OP2 firm faces demand curve D2। प्राइस बढ़ गया OP2, नया डिमांड कर्व बन गया D2। क्यों ऐसा? प्राइस बढ़ने का डिमांड बढ़ी क्या? नहीं, डिमांड बढ़ी च नहीं है। डिमांड पता है कब बढ़ती कम ज्यादा होती? जब कर्व ऐसा रहता। भैया अभी आप लोगों को मैंने ये चीज बताई थी, इधर ध्यान दो। अगर परफेक्ट कंपटीशन में हो तो जहां प्राइस रहेगा डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। आप अगर ये प्राइस पे हो तो भी डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, आप ये प्राइस पे हो तो भी डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। डिमांड में कम ज्यादा होना मतलब जब कर्व ऐसा बनता है तब। कर्व तो सीधा बन रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ आया? प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड कर रही है, अपन फर्म डिसाइड नहीं कर। हाँ कि ना? चलिए आगे चलते हैं। एड OP2 प्राइस फर्म सप्लाइज OQ। सिमिलरली OP3 OP4 के अंदर OQ3 OQ4 क्वांटिटी आ रही रिस्पेक्टिवली, ये देख लो। OP3 OP4 में OQ3 OQ4 क्वांटिटी आती है। चलिए ठीक है।
Marginal cost curve indicates the quantity out which it supplied different prices. It can be observed that comparative firms short run supply curve is identical only with that portion of MC curve which lies above average variable cost. क्यों भैया ऐसा क्यों? Why ऐसा? यहां पे इस पॉइंट पे MC इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या मैं बोल सकता है MR एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. हा की ना? अरे हा की ना? और इस पॉइंट पे क्या हो रहा बेटा? इस पॉइंट पे मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो. एक सवाल साथ ध्यान से सुनना मेरा. पहले बताओ इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या रिलेशन है? इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू ये है, ये लाइन कौन सी है बेटा? एवरेज रेवेन्यू की लाइन. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की लाइन सर ये रही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की लाइन. हाँ की ना? दोनों इक्वल है. इस पॉइंट पे दिख रहा पॉइंट? इस पॉइंट पे मेरा सवाल है बेटा एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या फर्क है? ज्यादा है कि कम है? कौन सा ऊपर है? अरे मार्जिनल तो है ही. मैं बोल रहा है एवरेज रेवेन्यू वाली लाइन देखो ना, ये मेरी एवरेज रेवेन्यू वाली लाइन. मैं आपसे कह रहा इस पॉइंट पे इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? मैं मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन नहीं पूछ रहा. मैंने बोला ना बेटा सवाल सोच के बताओ. AR इज ग्रेटर देन AVC लिखू? आपने ही बोला AR इज ग्रेटर देन AVC. तो AR को प्राइस भी बोल सकते हैं, बोलते कि नहीं? तो प्राइस इज ग्रेटर देन AVC. दैट मीन्स कल एक चीज पढ़ाई थी, मान लो 10 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, 5 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट आपकी 15 है और वो चीज का प्राइस 12 है. तो आपने काम चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? यस सर, आपने बोला था चलाना चाहिए क्योंकि 10 रुपए वेरिएबल कॉस्ट तो आप रिकवर कर ही रहे हो, प्लस फिक्स कॉस्ट के लिए भी आप 2 रुपए रिकवर कर रहे हो. आपने काम चलाना चाहिए. जब जब एवरेज रेवेन्यू इक्वल रहेगा या ज्यादा रहेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, उतना फायदा होते जाएगा. और जितना आप आउटपुट बढ़ाते जाओगे वेरिएबल कॉस्ट कम होते जाती है, आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है. देख लो डिफरेंस बढ़ते जा रहा है. हाँ की ना? अरे हाँ की ना? ये चीज एक है यहां पे लिखा हुआ है, इसका रीजन ये देखिए, प्राइस इज ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. क्योंकि हम तभी ऑपरेट करेंगे जब एटलीस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होगी. कल ये भी बताया था, मान लो गलती से वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही, आप 8 में ही बेच रहे, तो क्या करना चाहिए? सर अभी बंद कर दो, काय के लिए आगे बढ़ रहे हैं? आप तो वेरिएबल भी रिकवर नहीं कर पा रहे, फिक्स तो दूर की बात है. हाँ की ना? कम से कम बंद कर दोगे तो 2 रुपए जाने के तो रुक जाएंगे. हाँ की ना? तो ये पूरे ग्राफ में इधर देखिए, इस पूरे ग्राफ में आपको जहां जहां इक्विलिब्रियम पॉइंट दिख रहा है उसी पे हम ऑपरेट करने की बात कर रहे हैं. तो इस पूरे ग्राफ में अगर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट को बोलूं तो या तो एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर है या इक्वल है. किससे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से. तो मुझे चलेगा? हाँ मुझे चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझ आया? हाँ कि ना? पक्का? चलो थोड़ा आगे चलने की कोशिश करते हैं. अब हम आते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पे. लॉन्ग रन की बात आज नहीं करूंगा मैं शॉर्ट रन की बात आज करता हूं, क्योंकि लॉन्ग रन पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ा भी सकते. लॉन्ग रन तो और आसान है, 10-40. चलो देखते, टाइम बहुत है हमारे पास. सवाल का जवाब दीजिए. शॉर्ट रन मतलब? नहीं वो था, वो मालूम है. शॉर्ट रन वो सब चीज वेरिएबल, वो ठीक है. लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या नॉर्मल प्रॉफिट होंगे? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एवरेज रेवेन्यू. पहले तो एक चीज समझो, सबसे जरूरी चीज. अगर एवरेज रेवेन्यू
इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है, तो ऐसे केस को हम बोलते हैं बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब हमारे जो रेवेन्यू आ रहा, हमारी कॉस्ट बराबर है, यानी हम कुछ कमा नहीं रहे तो कुछ गवा भी नहीं रहे, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर नॉर्मल। इकोनॉमिक्स में ये टर्म्स है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर मेरी एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, यानी कॉस्ट ज्यादा है, इसको क्या बोलेंगे, लॉस। क्या हुआ, नुकसान हो गया। ये ऊपर लिखा हुआ है, जरा एक बार ऊपर देखना। A competitive firm in short run attains equilibrium level with satisfy two condition। कौन सी सेट, एक सेकंड इधर देखो, कौन सी दो कंडीशन पे इक्विलिब्रियम लेवल आता, MC इक्वल टू MR एंड MC कर्व शुड कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे या तो नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं, जब AR इक्वल टू AC। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होंगे, जब AR इज ग्रेटर देन AC। और लॉसेस कब होंगे, जब AR इज लेस देन AC। क्या शॉर्ट रन में तीनों चीजें पॉसिबल है परफेक्ट कंपटीशन में? सब्जी वाले को इमेजिन करो, सवेरे सवेरे सब्जी वाला क्या करेगा, सुपर नॉर्मल करेगा कि नॉर्मल करेगा, सुपर नॉर्मल। और जैसी शाम ढलने आई दोपहर के बाद, वो क्या करेगा, नॉर्मल पे आ जाएगा, कॉस्ट में बेचना शुरू करेगा। और शाम ढल चुकी, रात आ गई, अब क्या करेगा, लॉस में बेचना स्टार्ट करेगा। समय समय की बात है, शॉर्ट रन यानी एक ही दिन होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी ये तीनों चीजें पॉसिबल है, हा कि ना, हा। तो एक सवाल का जवाब दे दो छोटा सा, लॉन्ग रन में साल 6 महीने के अंदर रोज सब्जी वाला सब्जी चला रहा है, या मैं बोलता पार्ले जी वाला पार्ले जी बेच रहा है, लॉन्ग रन में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव वाले मार्केट में क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं? लॉन्ग रन में एक साल में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं। अच्छा, लॉसेस हो सकते हैं क्या लॉन्ग रन में? लॉन्ग रन में लॉस, अगर पहले दिन से लॉस लग जाएगा तो छोड़ ही देगा ना बिजनेस करना, लॉन्ग रन करेंगे ही क्यों पहले, ये तो बताओ। जब उसका एवरेज रेवेन्यू कम हो जाएगा उसके एवरेज कॉस्ट से, तो काहे के लिए बिजनेस करेंगे, उसको 2-3 दिन में ही पता चल जाएगा कि मेरा काम नहीं है। लॉन्ग रन यानी 1 साल, ठीक है। 1 साल में नॉर्मल प्रॉफिट तो होंगे ही। सुपर नॉर्मल रोज हो सकते क्या, रोज लॉन्ग रन मतलब रोज होना, रोज सुपर नॉर्मल पॉसिबल है क्या पार्ले जी वाले को, बेचने वाले को 5 में ही बेचेगा ना, कैसे पॉसिबल है? शॉर्ट रन में कुछ समय के लिए बाजू वाली दुकान नहीं खुली तो हाँ वो कर सकता है ये काम, बाजू वाला सब्जी वाला नहीं आया तो हाँ ये काम कर सकता है, चंद घंटों के लिए कर सकता है, लेकिन पूरे दिन भर के लिए कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो लॉन्ग रन में नहीं कर सकता ना, वो सब्जी वाला भी चंद घंटों के लिए कर रहा ना सुपर नॉर्मल। लॉन्ग रन रोज चला सकता है क्या, दिन भर सुबह शाम 1 साल तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं चला सकता। यानी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता, सुपर नॉर्मल भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं, लॉसेस भी करना पड़ सकता, लेकिन लॉन्ग रन में क्या रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स रहेंगे लॉन्ग रन में, 1 साल 2 साल। तो मोनोपोली में क्या होगा बेटा, मोनोपोली मतलब समझता है, एक ही सेलर है बस। लॉन्ग रन में क्या होगा, सुपर नॉर्मल। अगर सुपर नॉर्मल नहीं होता लॉन्ग रन में तो काय की मोनोपोली फिर, हाँ कि ना। लेकिन शॉर्ट रन में क्या हो सकता मोनोपोली में, तीनों हो सकता सर। कभी काल सामने वाले को उखाड़ के फेंकने के लिए लॉस में भी बेच सकता मोनोपोली वाला, कभी काल हो सकता है नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाए, कोई क्वांटिटी ज्यादा लेने वाला आ गया तो, और जनरली क्या कमाएगा वो, सुपर नॉर्मल। समझ आया? अभी मोनोपोली की बात नहीं करता, अभी इस पे आता। शॉर्ट रन में तीनों चीजें पॉसिबल है, हाँ। तो चलिए ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ, कॉस्ट रेवेन्यू, आपकी डिमांड कर्व बना दिया, AR MR, अगेन MC और AC। व्हाट इज MC? MC कहां से शुरू हो रहा, मार्जिनल कॉस्ट, सर ये यहां से शुरू हो रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट। और व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, सर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्यों ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ MC इक्वल टू MR, और MC कर्व MR कट को नीचे से कट कर रहा, बराबर है। अब आपकी एवरेज कॉस्ट देख लो, एवरेज कॉस्ट, ठीक है।
इस पॉइंट पे आपकी एवरेज कॉस्ट कहां आ गई, बराबर इसको टेंजेंट होते हुए जा रही है। मतलब क्या हुआ, अगर इस पॉइंट पे हम जाते हैं तो क्या मैं यहां पे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं क्या, नहीं कमा रहे, भले ही आपकी, क्योंकि आपकी एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, एवरेज रेवेन्यू कम है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा बेटा आपका, सर इस पॉइंट पे हमारा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। इसके आगे हम जा सकते क्या, लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस होगा, सर देख लो एवरेज कॉस्ट ऊपर चला गया पूरा और एवरेज रेवेन्यू मेरा नीचे के नीचे, यानी एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। और इस पॉइंट पे क्यों नहीं कर रहा फिर मैं, यहां तो एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है, नहीं यहां भी ऊपर है, सॉरी एवरेज कॉस्ट ऊपर है, तो मेरे लिए कौन सा पॉइंट सही हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट सही हो गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज इसलिए होगा क्योंकि यहां पे मेरी एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट है, और यहां मैं कहीं भी चले जाऊं तो मुझे फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट कट्स इंटरसेक्ट फ्रॉम बिलो यहां पे ही हो रहा है, और एमसी इज इक्वल टू एम आर, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। तो अगर मैं आपको बोलूं ये कौन सा केस है, तो ये कौन सा केस है, ये नॉर्मल प्रॉफिट का, जहां ए आर इक्वल्स टू ए सी। वॉट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट बेटा, नामकरण से बताओ, एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ई वेयर एम आर इक्वल्स टू ए सी एम सी। वॉट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट, ओ क्यू। वॉट इज एवरेज रेवेन्यू, क्यू ई, यानी एवरेज रेवेन्यू यानी प्राइस होता है, या तो ओपी लिख दो या क्यू ई लिख दो, दोनों एक ही है। और एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, इतनी है ना भैया, या कॉस्ट बोल लो या रेवेन्यू बोल लो, क्योंकि यहां पे रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल है ना, तो ओ क्यू बोलो क्यू ई बोलो, दोनों एक ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अरे हाँ कि ना, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं। देयरफॉर ए आर इक्वल्स टू ए सी। सुपर नॉर्मल में क्या होगा, थोड़ा सा एवरेज रेवेन्यू कर ऊपर रहेगा और एवरेज कॉस्ट नीचे रहेगी। देख लो क्या हो रहा है यहां पे, ध्यान देना। ड्रॉ करके बताओगे, ड्रॉ कर लेते चलो। सबसे पहले तो अपना सिंपल सा निकाल लेते, अपना ये पी और ये प्राइस अपना क्या रहता, फिक्स रहता, और ये क्या रहता, यही अपना ए आर, यही अपना एम आर, यही अपना डी, हाँ ना, ये याद है। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाता हूं सबसे पहले, ये रहा मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया, ये तय हो गया। अब मैं बनाता हूं एवरेज कॉस्ट कर्व, ये मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व। क्या हुआ है, दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कौन सी क्वांटिटी है, ये मैं दे देता हूं Q, ये O। इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी क्या, when marginal cost is equals to MR and marginal cost curve MR curve from below, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट रहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, बराबर है। तो इस प्रॉफिट पे मैं क्या प्राइस चार्ज कर रहा हूं, ओपी, बराबर है। लेकिन इसी पॉइंट पे मेरा AR ज्यादा है कि AC ज्यादा है, इसी पॉइंट पे ये AR लाइन है, ये AC लाइन है, इस पॉइंट पे ये रही मेरी AR लाइन और ये रही मेरी AC लाइन। एवरेज कॉस्ट कम है, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, यानी इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। क्या होंगे सर, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। कितने, इसको मैं F अगर दे देता हूं तो मेरी एवरेज कॉस्ट इस पॉइंट पे कितनी, इस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट कितनी, सर एवरेज कॉस्ट वाली लाइन देख लो, यहां से यहां तक ये QF आपकी एवरेज कॉस्ट है। तो मेरा एवरेज रेवेन्यू कितना है, QE मेरा एवरेज रेवेन्यू देख लो, यहां से यहां तक, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू लाइन है ना। ये क्वांटिटी पे एवरेज रेवेन्यू कितना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये क्वांटिटी पे एवरेज कॉस्ट कितना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सिंपल ज्योमेट्री है। QF is my average cost, QE is my average revenue, तो what is my profit, EF, ये बचा EF। और टोटल प्रॉफिट निकालने का बोलूं तो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय EF, ये प्रॉफिट पर यूनिट है,
क्वांटिटी कितनी है बेटा आपकी, ये रही ओ क्यू मेरी क्वांटिटी है, तो ओ क्यू इंटू ई एफ विल बी माई टोटल प्रॉफिट। यानी ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी ये पूरे रेक्टेंगल की एरिया आएंगी कि नहीं आएंगी, और इसी एरिया को मैं बोलूंगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। समझा? और यहां पे ऐसा रेक्टेंगल बन रहा था कि ऊपर नहीं बन रहा था सर, टेंजेंट था, तो वहां ना प्रॉफिट था ना लॉस था। अब आता हूं लॉस वाले पे। लॉस में क्या होगा, ये ऊपर रहे, ये डब्बा अभी नीचे दिख रहा, ये डब्बा कहां चला जाएगा, ऊपर। मतलब ये जो कॉस्ट कर्व है ये ज्यादा रहेगा। चलो देख लेते हैं, पहले ये तो देख लो, एक सेकेंड, ये देखो, एक बार इसको पढ़ लो, ये सब नीचे वाला पढ़ो तो सही। अरे यार कैसे कर रहा, पढ़ नहीं रहे यार, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ, आ रहा ना समझ में? ये तो क्या समझ में, तो फालतू घबरा जाओगे, क्या हो गया? आया क्या समझ में? आगे चलू? अभी क्या हो रहा है इस ग्राफ में, जरा ध्यान से देखना। व्हाट इज माई इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई। क्यों? बिकॉज सर यहाँ पे एम सी कर एम आर कर इक्वल है, और एम सी कर एम आर कर को नीचे से काट रहा है, बराबर है। ये इसी पॉइंट पे ये मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है। तो मेरा सवाल का जवाब दीजिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे व्हाट इज माय एवरेज कॉस्ट। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एवरेज कॉस्ट कर्व से नीचे पे, कितना आया, क्यू एफ। व्हाट इज माय एवरेज रेवेन्यू, क्यू ई। एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, मतलब लॉस कितना है, ई एफ का लॉस है। टोटल लॉस कितना, ई एफ इंटू ओ क्यू। सिंपल, आसान है, पक्का पक्का आसान है, बहुत आसान है। चलो ठीक है, एक बार जरा इसको देख भी लो, आप ही लोग देखो, सही में आसान है, ये एक बार पढ़ा दिया तो ये आसान है। एक बार इसको देख लीजिए, ये नीचे जो लिखा है बस ये देख लिया, ये सिर्फ देख लो, फिर मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। समझा क्या? अब ऐसे अगर लॉस हो रहा है फर्म को, तो मेरा सवाल है, फर्म ने बंद कर देना चाहिए क्या, कि पहले कुछ एनालिसिस करना चाहिए? क्या एनालिसिस करना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट देख लो भैया, ये जो टोटल कॉस्ट आपको लग रही है, जो एवरेज कॉस्ट है, इसमें फिक्स्ड कितनी है और वेरिएबल कितनी है। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहे हो तो कंटिन्यू करो, आई बात समझ में। और अगर वेरिएबल में रिकवर नहीं कर पा रहे तो हाथ जोड़ो और बंद कर दो। हाँ कि ना, वेरिएबल फिक्स्ड एलिमेंट देखेंगे कि नहीं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है अगर आपने बंद भी कर दिया तो भी आपको लगती रहेंगी, तो इससे अच्छा कि आप थोड़ा कंटिन्यू करो, ठीक है। चलो एक बार देख लो,
इसके अंदर आप लोग देखोगे कि भैया टोटल कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कितनी है उसमें से, और वेरिएबल कितनी है। फिक्स्ड कॉस्ट वंस इनकर्ड कैन नॉट बी रिकवर्ड इवन इफ फर्म शट डाउन। आप बंद भी कर दो तो फिक्स तो लगती रहेंगी। तो भैया उससे अच्छा अगर आप वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहे हो तो आपने क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको 10 आ रही है और आप 12 रिकवर कर रहे हो तो ये जो बचा 2 है ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं कॉस्टिंग के अंदर, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट। आई बात समझ? तो फिक्स्ड कॉस्ट कम होंगी कि नहीं होंगी? 2 से होंगी। और बंद करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यानी एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या इक्वल टू, तो फर्म कैन कंटिन्यू। बट एवरेज रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा, तो आपने क्या करना चाहिए? कुछ मत करो भैया, शट डाउन कर दो। समझ आया? ये बता चुका हूं मैं आपको, हाँ कि ना? क्लियर है? आगे चलें। अब ये जो एक क्वेश्चन है ना बेटा, ये आपको होमवर्क है, कल देखेंगे, हम क्लास में देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप इसको करो। बहुत आसान है ये, टेबल अपने आप भरना। आप दोनों का डाउट था, याद है? इस क्वेश्चन को आपके पास नहीं होगा शायद, ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं वैसे आंसर दे दूं और रेडी था आंसर, लेकिन एक बार क्लास में किसी की बुक लेके ये सॉल्व करके देखना, ये टेस्टी बर्गर्स वाला। ठीक है, तो ये टेस्टी बर्गर्स वाला एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करना घर पे। सुन रहे क्या? घर पे सॉल्व करना और कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम अभी आते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पे। ये रहा आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। चलो बताओ, लॉन्ग रन के अंदर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव को कौन से प्रॉफिट होंगे? ओनली नॉर्मल। नॉर्मल का कर्व कैसा था? ये टेंजेंट था आपका नॉर्मल का कर्व। अब कुछ नहीं करना है, ये जितने भी शॉर्ट रन है इसके आगे एल 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 लगा दो, मतलब ये हो जाएंगे लॉन्ग रन लॉन्ग रन लॉन्ग रन। सिंपल, बस ऐसा ही बनेगा, देख लो, कुछ भी नया नहीं है। ये देखिए, ये AR MR एज इट इज है आपका, ये एज इट इज है। मैंने क्या किया, एवरेज कॉस्ट कर्व बनाया शॉर्ट रन, और एक शॉर्ट रन तो पहले भी था, इसको मैंने लॉन्ग रन और लिख दिया, एक और बना दिया, ये रहा मेरा लॉन्ग रन। ये ध्यान दो, छोटे छोटे शॉर्ट रन जोड़ के क्या बनता है? देखो, ये लॉन्ग रन बनता है। ये लॉन्ग रन किसको टेंजेंट रहता है? SAC को, और बराबर ये इसको टेंजेंट है क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉफिट्स का केस है, बराबर है। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये मेरा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। क्यों ऐड किया एक एक कर्व एक्स्ट्रा? क्योंकि सर अभी तक आप शॉर्ट रन की बात कर रहे थे, अब आप काय की बात कर रहे हैं? लॉन्ग रन की। और सर शॉर्ट रन क्यों रहने दिया? शॉर्ट रन इसीलिए रहने दिया क्योंकि शॉर्ट रन जोड़ जोड़ के ही लॉन्ग रन बनता है। और याद करो, लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम पॉइंट कोई एक शॉर्ट रन कर्व था SAC4, उसके ऊपर हम लोग हमारा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम डाल रहे थे, इसीलिए शॉर्ट रन को भी रहने दिया। याद है? और ये सब ज्वाइन करके इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, इसको टेंजेंट बोलते हैं। हैंस काम की बात बता देता हूं, इन लॉन्ग रन फर्म अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। समझ आया क्या? अब मैं चाहूंगा एक बार आप इसको पढ़ लो, काम की चीज। LMR इक्वल टू LMC इक्वल टू LAC इक्वल टू LAR इक्वल टू प्राइस। ये रहा, इसको भी AR और MR को भी LL लगा दो क्योंकि ये भी लॉन्ग रन हो गया। शॉर्ट रन में कुछ नहीं लगा तो लॉन्ग रन में L लगा दिया, सिंपल। चलिए, क्लियर है ये? अब हम आते हैं मोनोपोली पे। क्या नहीं, 11 बजी है ना, 11:30 तक की क्लास है ना, क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्या की टेस्ट? आज टेस्ट है, आपको पढ़ना है। क्या रिवीजन करो? क्या करोगे रिवीजन करके? क्या बताओ? बोलो, डाउट पूछो ना, क्या पढ़ो? बोलो ना, आप बोलो ना, क्या बताओ? कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आप ही का, आप बोलो वैसा करता हूं, मेरे को क्या है? वो तो छोड़ दो, उसको जाने दो, उसको कोई मतलब नहीं है। कंपनीज पढ़ के क्या पढ़ लोगे? आपको पॉसिबल ही नहीं है। मैं एक चार्ट देने वाला हूँ, चार्ट यानी एक टेबल देने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, 2-4 दिन में आपको मिल जाएगा, वो टेबल जरूर देख लेना। कंपनी में मैं क्या पढ़ा दूं आपको? ये CEO है तो है, ये रेवेन्यू है तो मैं क्या समझाऊं उसमें? मेरे को बताओ आप।
उसमें कुछ नहीं बता सकते और आप भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों रखा इंस्टीट्यूट ने मालूम नहीं, मेल डाल दिया इंस्टीट्यूट को, नहीं इक्वल नहीं है। मार्क्स कंटेंट ऐसा है 10-10% आएगा फर्स्ट और फिफ्थ चैप्टर, सेकेंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। 35% के आसपास, 30 to 35% के आसपास वेटेज है सेकेंड और थर्ड चैप्टर का, 20 to 25% के आसपास वेटेज है फोर्थ चैप्टर का, और पहला और दूसरा चैप्टर का 5 से 10% वेटेज है। एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा, वेटेज कम है। मालूम है क्या आपको वेटेज के बारे में? लिखो, फिर लिखो लिखो लिखो, इकोनॉमिक्स का वेटेज लिख लो। इंडेक्स में लिख लो, फर्स्ट चैप्टर आएगा 5 से 10%, 5 से 10 मार्क नहीं बोला, 5 से 10% आएगा। फर्स्ट एंड फिफ्थ, फिफ्थ में भी लिख लो 5 से 10%। सेकेंड और थर्ड चैप्टर 25 to 35% वेटेज, सेकेंड का भी वेटेज 25 to 35% है, थर्ड का वेटेज भी 25 to 35% है, और जो फोर्थ है उसका वेटेज 20 to 30% है। फर्स्ट तो वैसे भी फालतू है, फिफ्थ भी वैसा ही एकदम फालतू है, एक दिन में हो जाएगा, अपने को 1.5 घंटा भी पूरा नहीं लगेगा फिफ्थ चैप्टर विथ एमसीक्यू कराने में। एक काम करता हूं, मोनोपली कर्व स्टार्ट नहीं करता, थोड़ा मोनोपली के बारे में बता देता हूं, बस ज्यादा नहीं। चलो 10 मिनट पढ़ाते, फिर आप लोग रिवीजन करो, आपको टेस्ट है आज। इक्वल इक्वल 6 से 7 मार्क, 6 से 7 मार्क सारे चैप्टर का इक्वल वेटेज है, कोई सगा नहीं है, कोई सौतेला नहीं है, यहां सगा सौतेला कर दे। मोनो मीन्स, poly means seller, that means single seller. Monopoly industry is price taker or price maker, homogeneous product और heterogeneous, सबसे अलग। कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट रहता उस प्रोडक्ट का? नहीं रहता। मोनोपोली फर्म खुद ही फर्म है और खुद ही इंडस्ट्री है, क्योंकि वो अकेले बेचने वाले हैं और उन्हीं का आउटपुट जो है वो टोटल मार्केट सप्लाई है। आई बात समझ में? हाँ कि ना? कुछ फीचर्स देख लेते हैं, उसके अपोजिट, किसके? परफेक्ट कंपटीशन के एग्जैक्ट अपोजिट रहते हैं। सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यही लेना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री टू न्यू फर्म्स, कोई नई फर्म आके बना सकती क्या? नहीं बना सकती, देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री। दीज आर प्राइस मेकर नॉट प्राइस टेकर। अब ये मोनोपोली बनती कैसी है? ये 5 चीजें दी हुई है। पहला है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अगर आपने कुछ इन्वेंशन किया तो गवर्नमेंट आपको बोलेंगी भैया उसको, आपकी इच्छा है तो उसको पेटेंट करा सकते हैं, ट्रेडमार्क करा सकते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, टीएम लिखा रहता, आर लिखा रहता। ये सब क्या है? मोनोपोली की निशानी है। मतलब आपने वो बना लिया ना, दूसरा कोई उसको नहीं बना सकता चाह के भी। ये जनरली फार्मास्यूटिकल कंपनीज में होता है। कोई दवाई बनाते हैं, नया फॉर्मूला, उसका पेटेंट करा लेते हैं, दूसरा कोई बना ही नहीं सकता, तो फिर वो प्रॉफिट कमाते ना। सिंगल सेलर, वो बीमारी हुई तो दवाई उससे लेनी पड़ेगी तो मनमाने प्राइस बेचेगा। आई बात समझ? इसको बोलते हैं मोनोपोली। अब आपके मन में सर ऐसा क्यों करती गवर्नमेंट, प्राइस तो भैया अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो वो बेचारा इन्वेंशन करना ही बंद कर देगा। उसको अगर इन्वेंशन का रिटर्न नहीं मिलेगा तो काय को इन्वेंशन करेगा? चुपचाप बैठा नहीं रहेगा। इन्वेंशन जरूरी है कि नहीं है? जरूरी। कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल से भी आप मोनोपोली कर सकते हो। प्लास्टिक का मार्केट, कोई भी चीज प्लास्टिक की, मोनोपोली है रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है, सब प्लास्टिक बेचने वाले तो बहुत है, लेकिन प्लास्टिक जिससे बनता है वो रॉ मटेरियल का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अभी वैसे 1-2 और हो गए हैं, लेकिन मोनोपोली मैक्सिमम रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। क्या कहेगा? कंटेंट, दाने, वो जो दाने से बेचने का अधिकार सिर्फ रिलायंस का, मतलब वही एक कंपनी है इंडिया में जो बेच रही है। गेल भी है, लेकिन गेल का सेल बहुत कम है रिलायंस के सामने, तो रिलायंस जो भाव बोलेंगे लेना पड़ेगा कि नहीं? क्यों? तो प्लास्टिक मार्केट को कौन चला रहा? रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जिससे प्लास्टिक बनता है वही वो बेच रहे ना। इसको बोलते हैं कंट्रोल ऑफ
रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पे कंट्रोल आ गया मतलब आप मेन प्रोडक्ट पे भी कंट्रोल कर सकते हो, सीधी सी बात है ना, रॉ मटेरियल से ही मेन प्रोडक्ट बनता है। तीसरा, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। ये क्या होता है? अगर आप बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो आप छोटी छोटी फर्म को एंट्री करने से रोक देते हो। मतलब क्या हुआ इसका? क्योंकि छोटी फर्म स्टार्टिंग में लार्ज स्केल पे काम कर पाएंगी क्या? और इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल मतलब बेनिफिट है कि डिसएडवांटेज है? बेनिफिट। इकोनॉमीज बेनिफिट है मतलब आप सस्ता दे सकते हो। और छोटी फर्म को स्टार्टिंग में इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल रहेंगी कि डिस इकोनॉमीज रहेंगी? डिस इकोनॉमीज रहेंगी। सामने वाली फर्म को डिस इकोनॉमी है, मुझे इकोनॉमी है, तो मैं उसको पैदा होने के पहले ही खत्म कर दूंगा। हाँ कि ना? जब दैनिक भास्कर नाम का न्यूज़पेपर नागपुर में पहली बार आया था, लोकमत समाचार सबसे ज्यादा चलता था उस समय, लोकमत समाचार ने क्या किया था? 2 रुपए का पेपर 8 आने में बेचना स्टार्ट कर दिया। क्यों? दूसरे वाले को खत्म कर दो, क्योंकि मैं लार्ज स्केल पे काम कर रहा, मुझे पूरा जाएगा, उसको नहीं पुराना चाहिए। क्योंकि उसने दैनिक भास्कर 1 रुपए से कम बेच ही नहीं पा रहा था, नहीं 1 या 2 रुपए में ही बेचा दैनिक भास्कर ने। क्योंकि अगर वो भी 8 आने में बेचने लगेगा तो उसका तो पहले ही दिन खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि उसके तो पेपर अभी बिकना शुरू हुए हैं। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल पे पहुंचने को टाइम लगेंगे। आई बात समझ? गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन एंट्री। कई बार गवर्नमेंट क्यों क्यों उड़ा रहे? उड़ाना है क्या? उड़ाओ उड़ाओ। अच्छी बढ़िया, ऐसा चलता है थोड़ा बहुत। किसने बनाया, किसने वैसे, वो तो बताओ। नहीं अच्छी बात है, गुड। एग्जाम में मत बनाना बेटा, नहीं तो इंस्टीट्यूट आपको बना देंगी, फिर बोलना नहीं। नहीं, उन्होंने इन्वेंशन किया है, राइट ब्रदर्स जैसे कुछ तो भी। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन एंट्री इन डिफेंस प्रोडक्शन। देखो डिफेंस, अरे यहाँ से सब दिखता है, ऊपर वाला सब दिखता है। यहाँ ऊपर हूं ना मैं थोड़ा सा, कौन सो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब दिख रहा है। मुझे मालूम है थोड़ा बोर हो रहा होगा, क्योंकि सब फालतू। अभी कर्व आएंगे तो मजा आएगा भाई। इतना तो पहले वाले कर्व समझ गए क्या भैया? परफेक्ट कंपटीशन के वो समझ गया ना आपको? हाँ, फिर प्लेन बनाओ और एक बनाओ, कोई हरकत नहीं है, वो जरूरी। वो जम गए तो आगे के जम जाएंगे। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन एंट्री इन डिफेंस प्रोडक्शन। डिफेंस इक्विपमेंट, गोली बनाना है, बंदूक बनाना है, किसी को भी दे देंगे क्या बनाने हैं? क्यों रखा गवर्नमेंट ने कंट्रोल? गवर्नमेंट ने वहां मोनोपोली रखी है। क्यों मोनोपोली हुई? कैसे हुई मोनोपोली? कंट्रोल गवर्नमेंट का है, लाइसेंस ही नहीं दे रहे, हर आदमी नहीं बना सकता। एंड लास्ट इज बिजनेस कंबाइंड। ये क्या होता है? मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा गौतम अदानी भी प्लास्टिक के दाने का व्यापार शुरू कर देता है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम होंगी। एक काम करो, दोनों मिलके आपस में साठगांठ कर लेते। चल यार एक काम कर, तू भी कमा, मैं भी कमाता, तू ये एरिया कमा ले, मैं एरिया कर लेता। ये पता है एयरलाइंस के केस में देखा गया है। आप साउथ के अंदर सर्च मारना, आपको स्पाइस जेट के अलावा दूसरी फ्लाइट बहुत कम दिखेंगी। और आप ये महाराष्ट्र एरिया इधर सर्च मारो, आपको इंडिगो ही इंडिगो दिखेंगी, स्पाइस जेट दिखेंगी ही नहीं। और साउथ में जाओगे तो स्पाइस ही दिखेंगे। इन्होंने आपस में कार्टेल बना लिया। मेरे एरिया में तू मत आ, तेरे एरिया में मैं नहीं आऊंगा, तेरे को जो कमाना है तू कमा, मेरे को जो कमाना है मैं कमाऊंगा। इनडायरेक्टली मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अभी ये मोनोपोली इनकी धीरे धीरे टूट रही है, क्योंकि वो एयर एशिया नाम का एक नया आ गया, वो कम प्राइस चार्ज कर रहा है। दूसरा, अगर एक बार स्पाइस जेट ने इंडिगो के एरिया में टांग अड़ा दी तो इंडिगो फी स्पाइस जेट के एरिया में टांग अड़ाएगा, ऐसा स्टार्ट हो गया। इसीलिए फ्लाइट के प्राइसेस थोड़े कम आए। पहले इन्होंने क्या कर ली थी? मोनोपोली बना ली थी, पूरी मोनोपोली। आप एक दूसरे का बिजनेस कंबाइन कर लिए, भैया तू ये एरिया, मैं ये एरिया। या रिलायंस और जैसे अभी गौतम अदानी भी अगर शुरू कर देते हैं तो वो लोग क्या करेंगे? वो भी प्लास्टिक के दाने, वो भी प्लास्टिक के दाने, दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे। ये रेट से कम में नहीं बेचना। नहीं, कोई ऑफिशियली नहीं होते। मोनोपोली मतलब मोनो मतलब सिंगल, तो एक ही आदमी, तो पर्सनली हुआ ना। फर्म ही इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज फर्म है, दूसरा हिच नहीं। प्रैक्टिकली मोनोपोली होती है क्या? प्रैक्टिकली मोनोपोली देखने मिल रही क्या आपको? बहुत सारे जगह। तो एग्जांपल दे दो किसमें मोनोपोली है, एक भी एग्जांपल बता दो आप। नाही परफेक्ट नाही, मोनोपोली प्रॅक्टिकली आपको दिख रही है क्या? दिसत आहे का तुम्हाला मोनोपोली इकडे तिकडे? कौन आईसीए? अरे भैया, बेच रही है क्या सर्टिफिकेट आईसीए? आप खरीद रहे क्या?
नहीं बेच रही क्या, आप बताओ। तो मैं यहाँ कैंसल एग्जाम में मत कर देना कैंसिल। प्रैक्टिकली मोनोपोली दिख रही क्या आपको? कार इंडस्ट्री में मोनोपोली पहले मारुति सुजुकी की थी, अभी है क्या? नहीं है। टायर में है क्या? नहीं है। कंप्यूटर में है क्या? नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट की पहले थी, अभी है क्या? उसके जैसे बहुत है, वो अपने को जमते ही नहीं, वो चीज अलग है, लेकिन है। परफेक्ट मोनोपोली, प्योर मोनोपोली नहीं है, थोड़ी सी मिक्सिंग है मोनोपोली में भी। पता है, अगर थोड़ी सी भी मिक्सिंग हो जाए ना, एक सेलर से दो सेलर हो जाए ना, तो मोनोपोली नहीं रहता, फिर वो पता है क्या होता है? ड्यूओपोली। दो रहे तो ड्यूपोली भी है, तीन रहे तो फिर ट्रायोपोली नहीं होता, फिर वो मोनोपोलिस्टिक हो जाता है। दो रहे तो ड्यूओपोली। ड्यूओपोली मतलब दो सेलर। प्रैक्टिकली सिर्फ अब गवर्नमेंट, जैसे एटॉमिक एनर्जी है, यूरेनियम से जो एनर्जी बना रही, वो मोनोपोली है, वो किसकी है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की। लेकिन उससे आपको क्या करना है? आपको कोई लेना देना है क्या? खरीदते क्या आप? यूरेनियम खरीदते क्या? लाओ दो यूरेनियम दो, एटॉमिक एनर्जी होना, ये बिजली नहीं चलती, एटॉमिक ही आनी चाहिए, ऐसा आपको कुछ लेना देना है क्या? आपको तो इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है, पैसे देना है। इलेक्ट्रिसिटी की मोनोपोली है क्या? नहीं। प्राइवेट से ले लो, टाटा से ले लो, रिलायंस से ले लो, जिसकी मर्जी है उससे ले लो, कहाँ है मोनोपोली? हाँ, एटॉमिक एनर्जी की मोनोपोली है। आई बात समझ में? तो कुछ कुछ मोनोपोली रहती है, लेकिन उनका मार्केट से कोई लेना देना नहीं रहता प्रैक्टिकली आज के जमाने में। तो क्या परफेक्ट कंपटीशन भी है क्या प्रैक्टिकली? कभी कंपटीशन प्रैक्टिकली बहुत जगह देखने मिलता है, लेकिन मोनोपोली बहुत जगह देखने नहीं मिलती। आया क्या समझ में? तो मोनोपोली देखने नहीं मिलती, तो बदले में क्या देखने मिलता? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली देखने मिलता। तो वो हम बाद में करेंगे। आज सिर्फ ये समझ में आएगा सोर्सेस ऑफ मोनोपोली। चलो AR MR कर बता दूं मोनोपोली के? नहीं, ज्यादा हो जाएगा, बताओ छोटा सा। चलो ठीक है, जाने तो बहुत हो गया, वैसे भी आज बहुत ज्यादा ले लिया, मैं टाइम पे आ गया था आज। चलो आज यही रुकते हैं, बाय।